नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और सवाल आज यह है कि क्या 104 करोड़ रुपए के चंदे पर मायावती दलितों को बदनाम कर रही हैं? नोटबंदी के बाद मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के एक खाते में कुल 104 करोड़ रुपए जमा हुए। 8 नवंबर को पीएम मोदी ने 1000 और 500 के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया और 10 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक कुल मिलाकर 7 बार बीएसपी के इस अकाउंट में पुराने नोट जमा किए गए। जो पैसे जमा हुए उनमें सबसे छोटी रकम 36 लाख है, जबकि सबसे बड़ी रकम 18 करोड़ रुपए। सरकार की तरफ से या सरकार के किसी विभाग की तरफ से इस रकम को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन मायावती ने आज बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उन्हें दलित होने की वजह से परेशान किया जा रहा है। मायावती ने कहा कि दरअसल देश भर में फैले उनके कार्यकर्ता छोटे छोटे नोट लेकर ट्रेन और हवाई जहाज में सफर करते हुए पार्टी दफ्तर आने में दिक्कत महसूस करते हैं, इसीलिए उन्होंने छोटे नोटों को बड़े नोटों में यानी हजार के नोटों में तब्दील किया और ये जो 104 करोड़ रुपए जमा हुए हैं ये वही बड़े नोट हैं। ध्यान देने की बात यह कि मायावती की पार्टी दावा करती है कि वो किसी से भी 20,000 रुपए से ऊपर का चंदा नहीं लेती, यानी पार्टी उस तय रकम से ज्यादा चंदा एक आदमी से नहीं लेती जिसका स्रोत इनकम टैक्स विभाग को बताना पड़ेगा। और ध्यान देने की बात यह भी है कि जिस बीएसपी को साल 2015-16 में यानी कि पूरे 12 महीनों में 43 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, उसे सिर्फ 4 महीनों में 104 करोड़ रुपए का चंदा मिला। आपको ये बात ध्यान से सुननी चाहिए और समझनी चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव आयोग को बताया है कि साल 2015-16 में उसकी कुल आय 47 करोड़ रुपए थी, लेकिन इसी पार्टी के अध्यक्ष ने आज पूरे देश के सामने यह जानकारी दी कि 31 अगस्त के बाद उनकी पार्टी को जो चंदा मिला वो कुल रकम 104 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। जाहिर है जितने पैसे साल भर में नहीं मिले उससे दोगुनी रकम पार्टी को पिछले 4 महीनों में मिल गई। इसलिए आज यह सवाल उठा है कि आखिर 104 करोड़ रुपए कहां से आए, और इसलिए यह सवाल भी है कि कहीं यह रकम चंदे की जगह किसी और सूत्र से तो नहीं आई, कहीं यह काले को सफेद बनाने की कवायद तो नहीं है, क्योंकि दलितों की देवी बार बार दौलत की देवी बनती दिखाई पड़ती है। और आज की बहस इसी पर। इसी दौरान बीजेपी सहित अन्य पार्टियों ने भी अपना पैसा बैंकों में जमा कराया है, लेकिन उनकी चर्चा तक भी नहीं होती है और ना ही उनकी खबरें मीडिया आदि में दर्शाई जाती है। तो ये सब इनकी दलित विरोधी मानसिकता नहीं है तो और क्या है? दलित विरोधी मानसिकता रखने वाली भारतीय जनता पार्टी, वे अन्य जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग ये कतई भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ एक दलित वर्ग की बेटी के हाथों में केंद्र व आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी आए। क्या अपने भ्रष्टाचार को दलितों के नाम पर छुपाया जाएगा? ये तो इस देश के दलितों के साथ बहुत बड़ा अपमान है। वो जब फंस जाती है तो दलित की बेटी उनको याद आने लगती है। और ये 104 करोड़ रुपया जो है ये एक महीना के अंदर में जमा करना, कौन गरीब के पास में, कौन दलित के पास में जो है 1 करोड़ रुपया भी है? हम दलित नहीं है क्या? हमारे बैंक के खाते में कितना है? अभी हमारे बैंक के खाते में आप जाकर के देखिएगा तो 1,03,512 रुपया है। ये तो पार्टी का पैसा है, तो जब पार्टी का पैसा है और हमारे दफ्तर में जमा है तो उस पैसे को क्या हम फेंक देंगे क्या? बीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक ही चलकर अपनी एकत्रित हुई धनराशि को एक रूटीन प्रक्रिया के तहत ही वह हमेशा की तरह ही इसे बैंक में जमा कराया। मायावती की तो पुरानी आदत है ऐसे चीज़ों पर इस प्रकार का रिएक्ट करना। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, यही उनकी स्थिति है। और जो सब सारी चीज़ें कह रही हैं वो कोई आज उन्होंने नहीं कहा, वो जब कभी इस प्रकार के वो फंसती हैं तो ऐसे ही बोलती हैं। They put the money back in the bank means that is the money the party has collected.
and they will explain. After all, all this entire game, we see a kind of vindictive action from the government side. I think Prime Minister's party is targeting Mayawati's party. Maybe one of the reasons. ताल ठोक के आज का पहला सवाल, बीएसपी के खाते में 104 करोड़ रुपए कहां से आए? दूसरा सवाल, क्या बीएसपी को मिले 104 करोड़ रुपए में सारा चंदा 20,000 रुपए से नीचे का है? तीसरा सवाल, क्या मायावती की पार्टी को 20,000 से ज्यादा चंदा कोई नहीं देता? चौथा सवाल, क्या चंदे पर दलितों को बदनाम कर रही है मायावती? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, एक बार फिर पैसे को लेकर चर्चा में आई मायावती दलितों की देवी हैं या दौलत की देवी? तो बता दें आपको आज ताल ठोक के हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रितु सिंह हमारे साथ हैं, वो बीएसपी की नेता हैं, टीवी डिबेट्स में बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखती हैं। स्वागत है रितु सिंह आपका। राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, यूपी कांग्रेस कमेटी महासचिव रह चुके हैं। आप अक्सर उनको टीवी पर ताल ठोक के कार्यक्रम में भी देखते हैं। स्वागत है राजीव त्यागी आपका। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य हैं, ओडिशा के प्रतिनिधि हैं वहां पर। स्वागत है डॉक्टर संबित पात्रा आपका भी। और सैयद असीम वकार हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, 1996 से लखनऊ से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और पार्टी में सचिव की भूमिका भी निभा चुके हैं। स्वागत है सैयद असीम वकार आपका भी कई दिन के बाद आज ताल ठोक के कार्यक्रम में। सबसे पहले रितु सिंह, पैसा मिला, आपकी पार्टी ने मान भी लिया कि पैसा है, ये भी बता दिया कि हमने जमा कराया, चोरी का होता तो जमा थोड़ी ना कराते। बिल्कुल। उस सब के बाद ये कहने की क्या जरूरत है कि हम दलित हैं इसलिए हमसे पूछा जा रहा है कि पैसा कहां से आया? दलित हैं इसलिए बहन जी ने ये कहा क्योंकि दलित तो क्या कहते हैं, बीजेपी को तो हजम ही नहीं हो रहा है। एक दलित मुख्यमंत्री, मतलब एक औरत जो दलित समाज से, बहन जी किसको, कौन सी पार्टी को हजम हो रही है आप बताइए ना मुझे। और हमने तो कहा क्या दलित समाज इतना पैसा इकट्ठा करके लोगों को नहीं दे सकता, और आप ये बोल रहे हैं इतने टाइम मेकर। अरे इलेक्शन आ रहे हैं, अगर हम लोगों ने पैसा इकट्ठा करा और अपने फंड में जमा करा दिया, आपके सामने है पैसा, कोई चोरी का तो नहीं है। अगर चोरी का होता तो हम जमा ही नहीं कराते। तो फिर क्यों आप इल्जाम लगा रहे हैं हम पे, ये बताइए ना। ये पैसा आपके सामने है, सब कुछ है। और बहन जी ने कहा है आज सुबह आपके सामने है कि दलित, ये मेरे लोगों ने पैसा दिया है। तो क्या हमने पैसा दिया? और आज पासवान साहब की तो मुझे दलित से मुझे इतना मतलब सोच कर वो अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाते, क्या उनका लाइफ स्टाइल यही बताता है कि उनके पास ये, उनकी भी छानबीन करे वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? अभी तो पैसा आपके अकाउंट से आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है। अगर हमारे लोगों ने जमा करके अगर दिया एक बार भी है, ये नहीं कहा कि पैसा हमारा नहीं है, आपने एक बार भी ये नहीं कहा इस पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये लोगों ने जमा किया है, दलित समाज के लोगों ने अगर ये फंड में जमा किया है तो कौन सी गलती की है? इलेक्शन है भाई, पैसा जमा किया है, लोगों ने दिया है बहन जी को और उसको जमा कराया तो आपके सामने है, कोई चोरी तो नहीं है। 20,000 से कम लेके आप 104 करोड़ जमा कर लिए 4 महीने में। भाई इतने लोग हैं, अगर लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा दिया है तो कौन सा उसमें बहुत बड़ा है? आप बीजेपी का भी अकाउंट चेक कर लीजिए, ये किस तरह से क्या कहते हैं प्रदेश को चला रहे हैं, देश को चला रहे हैं, इनके अकाउंटों में कितना पैसा। इनके बारे में तो आप कभी नहीं कहते, किसी और पार्टी के बारे में नहीं कहते, हमारे बारे में ही आपको क्यों दर्द होता है? और एक दलित समाज से आप ये बताइए, बीजेपी इतना बोलती है, क्या इन्होंने कभी दलित समाज के किसी को मुख्यमंत्री रखा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रखा है? कभी नहीं। आप बताइए मुझे, ये इतने बड़े मोदी जी मसीहा बनते हैं दलितों के, क्या किया दलितों के? 1.5 मिनट हो गया आपका। सैयद असीम वकार, झगड़ा इस बात का है कि मामला दलित समाज का है या झगड़ा इस बात का है कि नोटबंदी के बाद एक पार्टी के खाते में 104 करोड़ रुपए जमा किए गए? और क्या इसको यह कहना जायज है कि साहब इन्होंने दलित के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने दलित के लिए मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं बनाया, इन्होंने, जबकि तब मायावती बीजेपी के समर्थन से एक बार मुख्यमंत्री होने का एक लंबे समय तक वो उठा चुकी है फायदा। ये कोई फायदा नहीं है, वो भी मेजोरिटी में। हम समय सीमा से चलते हैं रितु जी, समय सीमा से चलते हैं, 1.5 मिनट अगला उनका है। बोलिए असीम साहब। एक बार नहीं, रोहित सरदाना जी, एक बार नहीं, बहन कुमारी मायावती जी 3 बार मुकम्मल तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना चुकी हैं। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाह रहा था, टाइम मेरा जा रहा है मुझे पता है। ये तो 104 करोड़ की बात है, डीमोनेटाइजेशन के बाद से अब तक के सबसे बड़ी बरामदगी कितने रुपए की हुई है आप बता दीजिए मुझे, तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप बताइए ना सर, आप क्या कहना चाहते हैं, विषय पे आइए ना सीधे सीधे। सर मैं कहना ये चाहता हूं, देखिए मायावती जी के बारे में
पूरा देश ये बात जानता है कि उनके यहाँ टिकट तक के बेचे जाते हैं। मैं नहीं कह रहा, उनके यहाँ पार्टी के उनके नेता जो उनके साथ रहे हैं वो ये इल्ज़ाम लगाते रहे। जब उनके जन्मदिन होते हैं उस पर वो बड़े बड़े चंदे लेती हैं, 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए चंदे लेती हैं, रैलीज करती हैं उसमें चंदे लेती हैं। सब ये बात जानते हैं। 104 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। हम ये कहते हैं कि इसकी जांच होना चाहिए, पूरी तरीके से जांच होना चाहिए। इनकम टैक्स विभाग इसकी जांच करे और जांच करने के बाद जो अवैध रुपए हैं उनको देश के सामने लाया जाना चाहिए और इसके ऊपर जिम्मेदार लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आपके चैनल पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 13,500 करोड़ रुपए गुजरात के एक व्यापारी महेश शाह से बरामद हुए। जी न्यूज ने 24 घंटे भी उसकी खबर नहीं चलाई, जबकि उसने ये कहा था कि मैं बाकी नाम नहीं बताऊंगा। और कैसी बात कर रहे हैं सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? पता नहीं, या तो आप टीवी देखते नहीं है सर, या तो आप टीवी देखते नहीं। अब आपकी आवाज हो गई है बंद, वापस आऊंगा तब बोल लीजिएगा और जी भर के गाली दीजिएगा जी न्यूज को, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उससे, लेकिन फैक्ट्स के साथ आइएगा, वरना मैं निकाल के दिखाऊंगा क्या क्या हमने दिखाया है। उसके बाद फिर आप खड़े होकर भाग मत जाइएगा वहां से। संबित पात्रा, मायावती की पार्टी के खाते में 104 करोड़ रुपए जमा हुए, वो उससे डिनाई नहीं कर रही है, तो फिर लड़ाई किस बात की है? वो कह रही है कि हाँ है, पैसा आया है, हमारे लोगों ने दिया है, हमने जमा कराया। कल आपके खाते जब चेक किए जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के खाते जब चेक किए जाएंगे, समाजवादी पार्टी के खाते जब चेक किए जाएंगे, आप लोग कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से लेते हैं सारा चंदा? तो हम कौन सा कुछ कह रहे हैं? देखिए, जब ये डीमोनेटाइजेशन या यूं कहिए रीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ नवंबर 8 तारीख को, तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि एक आम आदमी या आम औरत 2.5 लाख रुपए अपने बैंक में अकाउंट में अगर जमा करता है तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। उससे ऊपर कुछ भी जमा होगा तो सवाल पूछा जाएगा। आपका अगर हक का पैसा है आप बता दीजिएगा, तो कोई कुछ नहीं होगा। इनके 104 करोड़ रुपए इनके अकाउंट से निकले, वो भी नवंबर 8 के बाद, और वो भी बड़े डिनोमिनेशन में 1000 और 500 रुपए के नोट में। इनके भाई के अकाउंट में 1.43 करोड़ चले गए, वो भी बड़े डिनोमिनेशन में। ईडी ने सवाल पूछने के लिए पर्चा भेज दिया है, कोई गिरफ्तारी तो नहीं कर दी। तो ये इतने डरे क्यों हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, डरता तो वही है ना जो गड़बड़ी करता है। और दूसरी बात, मैं दलित की बेटी हूं, मैं एक सवाल पूछता हूं, आज 70 साल तक दलित पीछे क्यों है हिंदुस्तान में, मुसलमान पीछे क्यों है हिंदुस्तान में? वो इसलिए है क्योंकि करप्शन इतना व्याप्त हो चुका है कि वो पैसा अगर बचता तो दलितों का ही भला होता। और बड़ा दुख है, अगर दलित भाई मुझे सुन रहे होंगे तो देखिए, खुद आपका पैसा ये 104 करोड़ रुपए आप ही के हक से मारकर तथाकथित जो अपने आप को दलित की बेटी कहती है, यहाँ टाइम फिक्स है मैडम, टाइम फिक्स है, यहाँ टाइम फिक्स है। रितु जी, ये टाइम फिक्स है, आपकी आवाज नहीं जाएगी, आपको आपका समय मिलेगा वापस। रितु जी, आपको वापस आपका समय मिलेगा। आपका समय में कोई नहीं बोल रहा था, यहाँ कंप्यूटर अंकल हैं, वो सब फिक्स करके रखे हुए हैं, तभी आवाज जाएगी। आपको आपका समय मिलेगा वापस। हाँ, बोलिए। देखिए, क्योंकि बीच में समय खराब किया, मैं इतना ही कहना, बंद हो जाएगी, मैं रोक नहीं पाऊंगा। बोलिए। अब तो खैर बंदी हो गई, तो फिर मैं वापस आऊंगा आपके पास, उस वक्त अपना पूरा कीजिएगा। राजीव त्यागी, आपको भी लगता है कि ये बदले की कार्रवाई है, जानबूझ के मायावती को तंग किया जा रहा है? और अगर तंगी करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को ईडी का नोटिस क्यों नहीं चला गया? वो तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से सारा पैसा नहीं ले रहे, थोड़ा बहुत चंदा कांग्रेस के खाते में भी आ रहा होगा, और राजनीतिक पार्टियां भी पैसा कमा रही होंगी, चुनाव के लिए तैयारी कर रही हैं, जो उनको भी अपने पोस्टर बैनर लगाने होंगे, तो सबको नोटिस आ जाता फिर तो। और क्या इसको दलित एंगल देना जायज है? वकार साहब ने जो अभी कहा कि जी न्यूज़ ने महेश शाह की खबर नहीं दिखाई, मैंने स्वयं खबर देखी, जी न्यूज़ ने वो खबर भी चलाई। अब रही बात इस बसपा के ट्रांजैक्शन की जो 104 करोड़ रुपए का हुआ है, तो रोहित जी बहुत साफ गोई से एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि साफ गोई से बात कहता हूँ मैं अपनी। सभी पॉलिटिकल पार्टीज 20,000 रुपये से कम का चंदा लेती हैं, अपने अकाउंट्स में दिखाती हैं। बहुजन समाज पार्टी यदि इसके ईडी के नोटिस के बाद, इनकम टैक्स के नोटिस के बाद 20,000 रुपये के चंदे के हिसाब से पूरी यूपी में, यूपी की बात कर रहा हूँ सिर्फ, अगर 52,000 अपने कार्यकर्ताओं से बात कर लेगी और 693 प्रत्येक जिले, 75 जिले हैं यूपी में, 693 लोगों की रसीद काट देगी 20,000 रुपये की प्रत्येक जिले में, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि पैसा वहाँ से आया है। देखिए, सभी राजनीतिक दल निश्चित रूप से इस 20,000 रुपये का फ़ायदा उठाते हैं, और ये कानून है। इस कानून में या तो बदलाव हो तब और बेहतर व्यवस्थाएं बनेंगी, या स्टेट फंडिंग हो चुनाव की तब बेहतर व्यवस्थाएं बनेंगी। लेकिन कानून का फायदा यदि आम आदमी उठाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज भी उसको फायदे को उठा सकती हैं, और उठा भी रही हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता बिल्कुल भी
कि दलित की बेटी या दलित होने की वजह से इस पर आरोप लगाया गया नहीं लगाया गया, उस पर किसी और दिन बहस कर लेंगे। हालांकि यह भी निश्चित है कि दलितों को किस तरह से गुजरात में पीटा गया और पूरे देश में दलितों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार बढ़े। देखिए, उन्होंने इतना अच्छा रास्ता दिखा दिया आपको। मैंने कहा 52,000 कार्यकर्ता ले आइए, 693 की पर्ची काट दीजिए, उसमें दलित एंगल लाने की जरूरत क्या है? या आप फायदा कमाना चाहती हैं उसका? फायदा नहीं। अगर आपको लगता है कि किसी दलित ने शिकायत करी, अगर हमारे अपने लोगों ने पैसा दिया है तो हम तो सामने हमने जमा कराया, और जमा कराया तो आपके सामने है, या हम उसे छुपा के रखते, आपको दिखाते नहीं, आप पकड़ लेते, तब तो आपको कहने वाली बात थी कि आपका चोरी का पैसा है, लेकिन आपके सामने है, फिर आप क्यों इस तरह के हम पे ब्लेम लगा रहे हैं? सैयद वकार ने कहा कि आपकी पार्टी में तो टिकट भी बेचे जाते हैं। उनको कहने दो, मैं तो उनसे कहती हूँ कि सबूत दीजिए ना। अगर पार्टी में मुझे इलेक्शन लड़ा, मैंने तो एक पैसा नहीं दिया, मैंने न्यू दिल्ली क्षेत्र से इलेक्शन लड़ा था, मैंने तो एक पैसा नहीं दिया, और लोग झूठ बोलते हैं। और अगर मैं कहती हूं अगर आपको लगता है तो आप सबूत दीजिए। जो लोगों को कुछ नहीं मिलता वो पार्टी छोड़ के जाते हैं क्योंकि वो लालच, और बीजेपी में वो इसीलिए गए थे लालच में, और अभी टिकट बटेगा, जब उन्हें मान सम्मान नहीं मिलेगा तो वो इस पार्टी से भी भाग जाएंगे, क्योंकि बीजेपी का अपना वजूद था ही नहीं, और उनका वजूद दूसरों से था। उनके संगठन इतना कमजोर था कि वो किसी भी तरह यूपी चाहते हैं, और यूपी उन्हें किसी कीमत पे नहीं मिलेगी, चाहे वो कुछ भी कर ले। बीएसपी आएगी और 100% आएगी। संबित पात्रा पूरा कीजिए, उसके बाद में सैयद। ये लक्षण तो दिखने रहे हैं कि बीएसपी किसी भी कीमत पर लड़ाई में भी उतर पा रही है। सबसे बड़ी बात है, देखिए, करप्शन का भी हमने जाति बना दिया। आज तक तो हम अखलाक और इन सब की जाति बनाए हुए थे, हमने डेड बॉडीज की जाति और धर्म बनाई हुई थी, अब पैसे का भी जाति और धर्म बना लिया। ये करप्शन इसलिए करप्शन नहीं है क्योंकि ये जाति है, ये एटीएम में इसलिए कम पैसे है क्योंकि एक संप्रदाय विशेष के स्थान पे एटीएम है। ये हिंदुस्तान में आखिर हो क्या रहा है, ये हिंदुस्तान के लोगों को वाकई चिंतन करना पड़ेगा। दूसरी बात है, एक अहम बात जो आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाई कि छोटा छोटा रकम लेके उत्तर प्रदेश में जो इनके कार्यकर्ता हैं, वो कोई एरोप्लेन से आ रहा है और कोई ट्रेन से आ रहा है, उनके पास 1000 रुपए और 500 रुपए रखने की जगह नहीं है, मगर वो प्लेन से आ रहा है देने के लिए कितने 50 रुपए और 100 रुपए। ये तो मुझे समझ में नहीं आया। 50 रुपए देने के लिए प्लेन से और ट्रेन से आ रहा है, और आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो 1000 और 500 रुपए में। देखिए, झूठ पकड़ने के लिए बहुत सारी रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है, आपकी झूठ तो पकड़ी जा चुकी है। और ये आपके बीच में, रीतू जी, आपके बीच में नहीं, ऐसे नहीं, बीच बीच में बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। एक साधारण चीज देखिए, 2015-16 में 47 करोड़ रुपए आपका कुल एक वर्ष में उतना ही हुआ, और इस बार तो 4 महीने में, अगस्त से सितंबर के बीच में आपका डबल से ज्यादा हो गया। राजीव त्यागी की बात का उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कह दिया कि हम नहीं कह रहे केवल यूपी के लोगों ने पैसा दिया है, बाहर के लोगों ने भी पैसा दिया। ठीक है, दिया हो सकता है। सैयद असीम वकार, आप ये आरोप बिना तथ्यों के या बिना सबूत के क्यों लगा रहे हैं कि मायावती टिकट भी पैसे लेके देती हैं? वो कह रही है मैंने खुद चुनाव लड़ा है दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से, और मैंने बिना पैसे दिए टिकट लिया है पार्टी का। साहब, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मेरे ना तो कोई ताल्लुकात बहुजन समाज पार्टी के किसी नेता से हैं, ना मैंने कभी आमने सामने से बहन कुमारी मायावती जी को देखा है। मैंने जो कान से सुना इनके भारतीय बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के मुंह से, बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। प्रसाद मौर्य हो चाहे बाकी लोग हों, जिन लोगों ने, ऋतु जी तो नई नेता हैं बहुजन समाज पार्टी की, स्वामी प्रसाद मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी जैसे लोग बहुत पुराने लोग थे, 20-25 साल से इनके साथ जुड़े हुए थे। उन लोगों ने चीख चीख कर मीडिया पर यह बात कही कि बहन जी पैसे लेकर टिकट बेचती हैं, और बहुजन समाज पार्टी दरअसल राजनीति में टिकट बेचने की दुकान है। ये आरोप लगाए गए, मैंने नहीं लगाए, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने इन पर आरोप लगाए। तो मैंने वो बात आपके चैनल पे दोहराई। आपको साबित करना है, पूछना है, अपने उन नेताओं पर मुकदमा कीजिए, उनसे पूछिए कि कैसे कहा गया। मैंने जो कान से सुना वो कह दिया। ठीक है, आप सुनिए। रोहित जी, दूसरी बात, ठीक है, सर एक ही मिनट था, सुनिए बात आप लेके आए, वापस आ रहा हूं आपके पास। राजीव त्यागी, आपने जो बात छेड़ी वो एक बड़े पर्सपेक्टिव की बात थी कि भाई आप राजनीतिक पार्टियों को अगर इस तरीके से एम्बिट में लाना चाहते हैं जांच के, तो फिर नियम और कानूनों में बदलाव कीजिए या स्टेट फंडिंग कर दीजिए चुनाव की। पर उस सबसे परे सर, इन चीजों से आप कैसे बाहर निकालेंगे चुनाव की प्रक्रिया को, जहां पार्टी के खाते में पैसा कहां से आ रहा है इस पे सवाल होता है, तब भी पार्टी जवाब देती है साहब हम दलित हैं इसलिए हमसे पूछा जा रहा है। ये तो बड़ी अजीब सी परिस्थिति है फिर कि हम हर चीज चुनावी नफे नुकसान से कैलकुलेट करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय राजनीति इस वक्त चुनावी सभाओं से, चुनावी गेंद से, चुनाव में सत्ता प्राप्त करने को लेकर के रह गई है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, और ये प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति को स्वीकार भी करना चाहिए। देखिए, क्योंकि हिपोक्रेसी का जमाना, मुझे लगता है कि राजनीतिक लोगों को हिपोक्रेसी में नहीं जाना चाहिए, दोगलेपन में नहीं जाना चाहिए। मायावती जी, बहन मायावती जी भी अगर
नोटबंदी के बाद आगरा का जो जूते का उद्योग है, जिसमें छोटे व्यापारी हमारे दलित भाई हैं बहुत, वो टूट गए हैं बिल्कुल, उनका 80% काम खत्म हो गया है। उसके बारे में बात करती। बहस इस विषय पे होनी चाहिए थी कि दलितों को 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत तथा जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने पट्टे देने का काम किया, जमीनें देने का काम किया पूरे देश में, उससे उनका सशक्तिकरण हुआ, उनको सबल होने का काम हुआ, इन चीजों पर बहस होनी चाहिए। ये कह देना साहब कि ये पैसे के नाम उसका मैं इसलिए हूं, लेकिन हाँ ये निश्चित है कि कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो बताते। ऋतु सिंह बोलिए, फिर संबित आपको क्या कहते हैं, उन्होंने सपा के उन्होंने कहा वो खुद जानते हैं कि उनका प्रदेश कैसा है, गुंडागर्दी का, ये तो सामने दिखाई दे। और हम पे जो पैसों का इल्जाम लगाते हैं कि जो चले गए, अरे जब तक वो हमारी पार्टी में तब तक तो उन्होंने नहीं कहा कि बहन जी पैसे लेती, जैसे ही वो बाहर निकले तो ये तो पक्की बात है। एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि कोई भी बेटा अगर शादी के बाद घर से जाता है ना, तो कहता है जिस माँ पालती है पोसती है उसे, एक दिन उसे अपनी बीवी के आने के बाद कहता है कि यार मेरी माँ नहीं अच्छी, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो वही बात है, जब तक वो पार्टी में रहे उन्होंने कभी बहन जी पे दोष नहीं दिया, लेकिन जैसे ही बाहर निकले लालच के कारण, वैसे ही क्या कहते हैं पार्टी पे दोष देने लगे, बहन जी को दोष देने लगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की नहीं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को तो मैंने बहुत पहले कहते थे कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं। उन्होंने मेरे सामने चैनल पे कहा आईबीएन सर मैं नहीं जाऊंगा, और मैंने कहा था 100% जाएंगे, क्योंकि आप में लालच भरा। ऋतु जी ऐसा एग्जाम्पल मत दीजिए, क्योंकि बहू अगर रिश्वत का वो लगा देगी, डाउरी का केस ना ऐसा मत करिए ऋतु जी, अगर डाउरी का केस लग जाएगा तो बेचारी माँ को उठा के पुलिस ले जाएगी। माँ बाप को एकदम से 100% इस देश में ऐसा है कि माँ पर इल्जाम लगाते हैं कि आज नई शादी हुई भी लड़की बहुत प्यारी हो जाती है, माँ बाप घर से निकलते क्यों जाते हैं, फिर आज ज्वाइंट फैमिली क्यों नहीं है? ज्वाइंट फैमिली पे नहीं हो रहा है, 4 करोड़ पे बात की बात है, मैंने मैडम मैं तो मजाक से 4 करोड़ कैसे हो गया? एक साल में 47 करोड़ और 4 महीने में 104 करोड़। ये फॉर्मूला देश के बाकी लोगों को, पार्टियों को बता दीजिए। एक सेकंड ऋतु जी, मैं नोटबंदी के बाद देखिए, पार्लियामेंट में खड़े होकर जो मायावती जी ने कहा था आज उसे दोहराया कि मैं वो पहली पार्टी हूं और पहली राजनेता हूं जिसने डीमोनेटाइजेशन को के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ वक्त मिलना चाहिए था इससे पहले कि डीमोनेटाइजेशन लागू होता। आज मालूम पड़ रहा है कि आखिर वो ये क्यों कह रही थी कि वो पहली नेता थी जिन्होंने डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ कहा और कुछ वक्त मिलना चाहिए था। कुछ वक्त मिलता तो ये 104 करोड़ रुपए डिपॉजिट नहीं होते ना, कुछ वक्त मिलता तो तरीके निकाल लेती। अब मैडम मैं आपके भी मैडम वो लोगों की बात तो बाद में कर लीजिएगा, पहले आप मायावती जी के भाई की बात करिए। वो गरीब है, कितने दलितों के अकाउंट में 2-2 करोड़ रुपए हैं, कितने दलितों के? अरे आप पहले मायावती जी की बात ऐसे नहीं होता है। लोगों के लिए क्या करने वाले? पकड़े जाने पे ऐसे चिल्लाएंगे ये उचित नहीं है ना, ये पकड़े जाने पे ऐसे चिल्लाना उचित नहीं है। सबका अकाउंट चेक करिए ना, हम तो कह रहे हैं सबका अकाउंट चेक हो रहा है ना। ऋतु जी ऐसे नहीं, ऋतु जी ऐसे चिल्लाना नहीं होता है। शांति चोरी है, चोरी तो तब होती है जब। सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल है राजीव त्यागी, मैं ब्रेक पे जाना चाहता हूं, उससे पहले जल्दी छोटा कमेंट आपसे एक चाह रहा हूं भाई। अगर यही फार्मूला है कि एक साल में आप 47 करोड़ कमाते हैं, लेकिन चुनाव आने के पहले 4 महीने में 104 करोड़ रुपए जुटा लेते हैं, ठीक है, जायज तरीके से जुटाएं, तो फिर सारी पार्टियों को बता दें वो फार्मूला मायावती, क्योंकि नोटबंदी के बाद दिक्कत तो हर पार्टी को होने वाली है। चुनाव लड़ने के लिए पैसा तो सबको चाहिए। सर सबकी पार्टियों का जितने भी लोग हैं सबका अकाउंट चेक कर लीजिए। मैडम नोटिस कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं गया, नोटिस समाजवादी को क्यों नहीं गया, नोटिस बीजेपी को क्यों नहीं गया? हमारे लोगों ने मदद की तो क्यों दर्द है आप लोगों को? भाई इलेक्शन है, अगर लोगों ने पैसा जमा करा है तो कौन सा दर्द है आप लोगों को? क्यों परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी इसलिए है क्योंकि आप लोग नहीं चाहते कि एक दलित महिला मुख्यमंत्री बने, क्योंकि आप बीजेपी में एक भी आदमी दलित उस पोस्ट पे नहीं। आप बताइए मुझे बीजेपी, आप यूपी में बताइए ना, दलित चेहरा ही बता दीजिए कि इस बार आप सीएम दलित को बनाएंगे, आप बताइए ना। पहले 104 करोड़ का हिसाब तो कर लीजिए, सीएम तो बाद में होगा ना। एक बार राजीव त्यागी को सुन लीजिए, क्योंकि अगर उन्होंने तय कर लिया कि मेरे अलावा किसी को ना सुना जाए तो फिर आप सब लोगों को नहीं सुना जा सकेगा। वाकई आज शांति से बैठे उनकी बात सुन लीजिए। राजीव त्यागी पूरा कीजिएगा 40 सेकंड में, फिर ब्रेक लेंगे। नहीं देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा, राजनीति में शुचिता और राजनीति में ईमानदारी अब दूर की कौड़ी है साहब। और इसको देखिए, बहुत कम लोग बाग हैं जिनको समाज से भी रिकग्निशन मिलता है, ईमानदार लोगों को और शुचिता रखने वाले लोगों को। समाज को भी ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि कौन लोग बाग शुचिता रख रहे हैं और कौन लोग बाग ईमानदारी से राजनीति करने का काम कर रहे हैं। उसके जनाजे में सैलाब उमड़ आया, सियासत में वो फकीरों की तरह जिया।
अगर सियासत में आप फकीरों की तरह जीते हैं तो मृत्यु के बाद तो जरूर आपको क्या नाम रिकॉग्निशन मिलती है, लेकिन जन्म में आपको रिकॉग्निशन मिलना आजकल मुश्किल हो जाता है। तो ये चिंता का विषय है रोहित जी, लेकिन ये निश्चित है कि देश का कानून है, कानून का बदलाव अगर भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है तो करे। हालांकि यह भी निश्चित है कि 3 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में बंगाल यूनिट में जमा हुए और 34 नेता अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में नए नोटों के साथ पकड़े गए। लेकिन अब इसको मैं कहूं कि इसे पॉलिटिकल एंगल दे रहा हूं, बहस को मैं पॉलिटिकल एंगल नहीं दे रहा हूं, लेकिन यह भी निश्चित है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि देश के 125 करोड़ लोग बाग जब तक संविधान का सम्मान कर रहे हैं, जब तक कानून का सम्मान कर रहे हैं, जब तक प्रजातंत्र सुरक्षित है, जब तक देश सुरक्षित है। तो प्रजातंत्र को बचाने के लिए संविधान और कानून को सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है।